स्वागत है आपका विवेक क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों आज हम फिर चर्चा करते हैं इसी चैप्टर की। जो हमारा प्रकाश नाम का चैप्टर हमने जो शुरू किया था लास्ट क्लास के अंदर, उसकी हम आगे बढ़ाते हैं उसको। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रकाश के बारे में हमने कुछ जाना था, ठीक है। आज हम फिर उसके बारे में, उसके उपयोग जो है वो देखेंगे हमारी दैनिक लाइफ में। उसके और दूसरे क्या क्या उपयोग आ रहे हैं। प्रकाश को अगर किरण मानते हैं, प्रकाश को ऐसा मानते हैं कि वो सरल रेखा में गति करता है, तब हमारे लिए उसका क्या क्या उपयोग हो रहा है, वो सब हम आगे इस क्लास के अंदर और जानेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हम कि प्रकाश से जो समतल दर्पण है उससे बनने वाली प्रतिबिंब या उससे इमेज कैसे बनती है। जब हम दोस्तों जानते हैं कि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के अंदर भी वो वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो किसी वस्तु, जो वस्तु है उससे कोई प्रकाश चला और वो उस दर्पण की सतह से टकराया तो उसका क्या होगा? परावर्तन होगा। वो परावर्तित होकर के दर्पण से हमारी आंखों तक पहुंचेगी, तो हमारी आंखों को लगेगा कि उस दर्पण से कोई प्रकाश आ रहा है, वहां कोई वस्तु है, ऐसा हमें दिखाई देगा। और वहां पर क्या बनेगा? उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और उसी प्रतिबिंब को हम जानेंगे कि कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में इसी चैप्टर के अंदर अभी जानेंगे हम दोस्तों, एक एक करके। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा क्या है? समतल दर्पण है, ठीक है दोस्तों। हम समतल दर्पण के सामने ये हमारी कोई वस्तु रख देते हैं और वस्तु से कोई प्रकाश, दो किरण मान करके चलते हैं, कहीं भी मान लेना आप। दो किरण लोगे तो आप क्या कर सकते हो? वस्तु से प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एक किरण ये ले ली और एक किरण ये ले ली। जब पहली किरण को इस समतल दर्पण पे डाला तो ये हमारा इसके ऊपर क्या हो जाएगा? अभिलंब। अभिलंब नॉर्मल के साथ जो आया हुआ कोण बनाता है उतना ही क्या बनाएगा? परावर्तित कोण भी बनाएगा। ये हम जानते हैं पहले से, पहले वाली क्लास से, ठीक है दोस्तों। तो जिससे क्या होगा कि अगर ऐसा हुआ, ठीक, कोण आई बराबर कोण आर, तब ये किरण इस साइड में लौट करके चली जाएगी, यानी प्रकाश इससे आगे नहीं जाएगा। हम दूसरी किरण और लेते हैं इसके जैसे, जो ये कोण कुछ है उस कोण से बड़ा है। आई बात समझ में? ये आई और ये आर परावर्तित कोण, ये दोनों कोण बनाए हमने। ये भी प्रकाश इधर जाएगा। अब कोई बंदा यहां से देखेगा इसको तो ये प्रकाश इसके आंख पे पहुंचेगा तो उसको लगेगा कि दर्पण से कोई प्रकाश आ रहा है। हमने क्या किया? इन प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ बढ़ा दिया और उसको काल्पनिक रूप से उसको मिला दिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें प्रतिबिंब मिलेगा। यानी यहाँ से कोई देखेगा तो उसको क्या दिखेगा कि इस जगह पर कोई न कोई वस्तु है। वो क्या है? इस वस्तु का ही क्या है? प्रतिबिंब है। आई बात समझ दोस्तों। तो अब हम जानते हैं कि वास्तव में अगर यहाँ कुछ रखें, हम जैसे यहाँ कोई पर्दा लगा देते हैं दर्पण के पीछे, तो पर्दे पर इस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई रियल में कोई प्रकाश होता ही नहीं है। तब क्या होगा कि अब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? आभासी है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? इमेज कैसी बनेगी? आभासी बनेगी। आई बात समझे दोस्तों। दूसरी देखो, ये क्या है? इसका हेड, सिर ऊपर की तरफ है, ये क्या है? टेल नीचे की तरफ। इसमें भी हेड ये ऊपर की तरफ और टेल नीचे की तरफ। तो क्या बनाता है? समतल दर्पण जो वो सीधी इमेज बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इमेज का साइज क्या रहेगा। तो ये साइज यानी आकार में भी बराबर के आकार का बनाता है। समतल दर्पण कैसा बनाता है? बराबर के आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इमेज की दर्पण से दूरी क्या रहेगी? तो दर्पण से जितनी वस्तु की दूरी है, इमेज भी दर्पण से उतनी ही पीछे बनेगी। ये बात आपको समझ में आई? देखो, दर्पण से हम वस्तु की दूरी मापेंगे, कितने सेंटीमीटर है, कितने मिलीमीटर है, कितने मीटर है, किलोमीटर। आई बात समझे? उतनी क्या होगी? ये उसके अंदर की तरफ हमें दिखेगी, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं हम आगे कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है। अब दोस्तों जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, हमने अगर अपना राइट हैंड ऊपर किया तो दर्पण में जो हमारे सामने बंदा खड़ा है वो भी क्या करेगा? वो इसके सामने हाथ खड़ा करेगा, लेकिन उसका कौन सा हाथ होगा? वो लेफ्ट हैंड दिखेगा हमें। हम अपनी ही प्रतिबिंब को देख रहे हैं, लेकिन हम जब ये राइट हैंड खड़ा करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सामने से जो हमारी फोटो है, जो हमारी इमेज है वो बनी हुई, उसने कौन सा हाथ खड़ा किया है? लेफ्ट हैंड। देखो दोस्तों, जैसे ऐसे घूम करके आया तो ये हाथ खड़ा करेगा, ठीक, ऐसा लगेगा कि ये वाला हाथ खड़ा कर रखा है, लेकिन वो हमारे सामने हमने ये हाथ खड़ा किया तो क्या हुआ? 180 डिग्री के घुमाव से दिखाता है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पार्श्व परावर्तन। तो हमने जाना कि पार्श्व परावर्तन क्या होता है। ऐसे हम जानते हैं कि किसी कागज के ऊपर हमने क्या लिखा? पी लिखा। पी लिख करके अगर दर्पण के सामने प्रदर्शित किया तो दर्पण हमें क्या दिखाएगा? उसका उल्टा क्यू दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं? दर्पण के अंदर
पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। समतल दर्पण के अंदर क्या होती है? पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। इसे मानते हैं कि समतल दर्पण में जो पार्श्व परावर्तन होता है वो क्यों होता है? इसका कारण यह है दोस्तों कि हमने जब किसी कागज पर जब पी लिखा था, ठीक है, तो उस पी हमारे सामने ऐसे था, हमने क्या किया, उस दर्पण को दिखाने के लिए उसको 180 डिग्री से घुमा दिया, तो दर्पण के अंदर भी क्या हुआ, 180 डिग्री से घूम करके दिखेगा, जिससे क्या हुआ कि वो पार्श्व परावर्तन की घटना में दिखाई देगी। ठीक है, इसी को हम आगे जानते हैं कि और क्या हमेशा होता है ऐसा, जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं और हमने क्या किया, ईस्ट दिशा की ओर इंडिकेशन दिया, जैसे हाथ किया कि ये पूर्व दिशा है, आई बात सुने, लेकिन तो दर्पण के अंदर भी कौन सा किधर बताएगा, पूर्व की दिशा की ओर, यानी यहां पर ऐसा नहीं होता, लेकिन होता भी है। जैसे हम दर्पण के सामने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, और हमने हाथ किया दर्पण के सामने कि ये उत्तर दिशा है, तो दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब है उसने कैसे हाथ की रहेगा, वो दक्षिण दिशा की ओर है। ठीक है दोस्तों, हमने ये पार्श्व परावर्तन की घटना के बारे में कुछ उदाहरण जाने और ये पार्श्व परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होता है दोस्तों? ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, यानी वक्राकार हो, उनके परावर्तक पृष्ठ जो वो क्या हो, ऐसे मुड़े हो, समतल सतह वो ना हो, उसे क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। अब दोस्तों गोलीय दर्पण कैसे बनाते हैं? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिसका छोटा टुकड़ा लेकर के हम क्या कर देते हैं, उसके एक साइड में पॉलिश कर देते हैं। जैसे हमने जाना था एल्यूमिनियम या चांदी के पॉलिश करने से वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। ऐसे दोस्तों हम अगर इतना बड़ा कोई कांच का गोला ले, ठीक, और उसको यहां से यहां तक कट कर ले, ठीक है दोस्तों, और इसके क्या करें, इस सतह पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा दर्पण बन जाएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? हम दोस्तों इस चैप्टर के अंदर 2 प्रकार के गोलीय दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये अवतल यानी कॉनकेव एंड उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण क्या होते हैं? अब सबसे पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। गोलीय दर्पण लिया हमने और क्या किया, बाह्य जो वक्राकार भाग है उस पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दी। ठीक, जो उभरा हुआ भाग है उस पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दी हमने। ठीक है, और धसी हुई भाग क्या करेगी, परावर्तक सतह का काम करेगी। तो हम क्या बोलते हैं इसको, धसी हुई सतह। गोलीय दर्पण का वह भाग जिसके वक्राकार सतह पर या बाह्य पृष्ठ पर हमने क्या किया है, पॉलिश किया है। ठीक, और उभरी हुई सतह, सॉरी धसी हुई सतह क्या करेगी, परावर्तक सतह का काम करेगी। तो ऐसे दर्पण क्या कहलाएंगे, अवतल दर्पण। इसका उल्टा उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उभरी हुई सतह परावर्तक सतह का काम करेगी और धसी हुई सतह पर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण है। दोस्तों ये जो उभरी हुई सतह ये परावर्तक सतह का काम करेगी, जब इधर से कोई प्रकाश आएगा तो इसे टकरा के वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या है, धसी हुई सतह, ये परावर्तक सतह काम करेगी, जब इस साइड से कोई प्रकाश आएगा तो इसे टकरा करके वापिस आ जाएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो ये 2 परिभाषाएं आपको याद रखनी चाहिए, उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दें तो बना हुआ दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। ठीक, और धसी हुई सतह पर पॉलिश कर दें तो परावर्तक सतह कैसी होगी, उभरी हुई, ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ से पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। चलो इससे पहले कुछ हम पॉइंट समझते हैं कि वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी न किसी गोले का भाग है, ये हम जानते हैं। उसका केंद्र ही इस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। आई बात समझ में दोस्तों, क्या देखा कि ये गोलीय दर्पण जो है वो किसी न किसी गोले का भाग है, उसका केंद्र ही इस दर्पण के लिए क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अब अगर वक्रता केंद्र से इस दर्पण तक हम एक लाइन से उसको मिला दें तो ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। इस गोले की त्रिज्या यही हुई, यहां तक कहीं भी मिला दो आप। ठीक, अगर ये वाली त्रिज्या है तो इसी को क्या बोलेंगे, इस दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या, यानी इसका जो वक्रीय भाग है उसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, ये उसके पूर्व को हम क्या मानेंगे, एक गोला मानकर चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों ध्रुव की। ये हमारी क्या आ गई, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव दोस्तों ये वाला पॉइंट होता है जब हम दर्पण के बीच के भाग को मुख्य अक्ष से गुजारते हैं, ये वाली लाइन को बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है,
तो अगर गुजारते हैं तो दर्पण के जिस बिंदु पर यह काटती है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्रुव को हम पोल को P से लिख देते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। ठीक, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, हमने क्या बोला, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये बात समझ आई आपको दोस्तों? ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस की। ठीक है, कि इसमें फोकस क्या होता है। देखो दोस्तों, जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण आती है, जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर ये कोई प्रकाश किरण आई, ठीक है, अगर ये क्या बोला हमने, सबसे पहले शर्त क्या रखी है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण गोलीय दर्पण से, क्या बोला, गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष पर जहां पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, क्या बोला, जहां पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत इस दर्पण के लेते हो, उत्तल दर्पण में क्या होगी, प्रतीत होगी, लेकिन इसमें क्या है, काटती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है वो क्या कहलाता है, इस दर्पण का फोकस बिंदु। आई बात समझ में दोस्तों? अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की। ये फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, किसी गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली हमारी हो गई फोकस दूरी। ठीक, इसको स्मॉल f से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं द्वारक की। दोस्तों, ये द्वारक क्या होता है, द्वारक, ये जो गोलीय दर्पण हमारा भाग है, इसके यहां से लेकर के यहां तक एक व्यास बनाएंगे। इसे क्या बनाएंगे दोस्तों, व्यास बनाएंगे, और ये वाला व्यास ही इस दर्पण का क्या है, द्वारक है। आई बात समझ में? इसको हम यहां से इस किनारे को नाम दे देते हैं M और इस किनारे को नाम दे देते हैं N। तो यहां से लेकर के यहां तक एक व्यास बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, द्वारक दोस्तों। तो ये बातें सारे उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ऐसे ही इसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र, और यहां कहीं क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु, ये वाली क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वाला गोले का भाग इस साइड में है, ठीक है, तो ये सारे इस साइड में हम दर्शाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, आपका पोल दूर हो जाएगा। ठीक, अब ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब हम बात करते हैं कि इसमें फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी दोस्तों कितनी आती है, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या की आधी आती है। कितनी आती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। ठीक, वो चाहे समतल, सॉरी, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये बात आपको समझ में आई यहां तक। अब हम बात करते हैं दोस्तों कार्तीय चिन्ह परिपाटी की, कि कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती है। जब हम इन दर्पणों से कुछ गणनाएं करेंगे कि हम कहीं पर वस्तु रख देते हैं, हमें वस्तु की पता है दूरी कितनी है, ठीक है, और वो कहां पर कैसे उससे प्रकाश आ रहा है, कौन सा दर्पण हमने लिया है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी इमेज जो है, उसका प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बनेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी की, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, उस प्रतिबिंब की दूरी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या बोलते हैं, ये जो मुख्य अक्ष है अपनी, हमने क्या लिया है, इसको एक्स एक्स पर लिया है। ठीक है दोस्तों, गणित के मैथमेटिक्स के अंदर आपने कुछ देखा होगा कि इधर क्या लेते हैं, हमने वाई एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, वाई एक्स। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्स, और ये वाली क्या होती है, एक्स एक्स। ठीक है, तो हमने क्या लिया है, एक्स एक्स पे क्या है, हमारी मुख्य अक्ष है। ठीक, और ऊर्ध्वाधर रूप में क्या है, हमारी वाई एक्स है। ठीक दोस्तों, अब हमने दो एक्सिस बताई है। अब इन एक्सिस के सहारे हम कुछ से कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियमों को जानेंगे। हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर वाई एक्स में किसी की दूरी को लिया, क्या लिया दोस्तों, जब हम किसी वस्तु की ऊंचाई को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को यहां से इस बिंदु से अगर मापना शुरू करें, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये दूरियां कैसी आएगी, हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव, धनात्मक आएगी। ठीक, वो चाहे दर्पण के सामने हो या दर्पण के पीछे हो, यहां से मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां कैसी होती है, धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, इसका उल्टा, नीचे की तरफ जितनी दूरियां मापोगे, किसी ऊंचाई को मापोगे आप, तो क्या बोलोगे, ये क्या होती है, सारी की सारी ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है, सारी की सारी ऋणात्मक होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस साइड में, जैसे यहां कोई वस्तु रखी है,
ये दर्पण से कितनी दूर है, ये दर्पण से कितनी दूर है। तो इस दूरी को, जो वस्तु की दूरी है, उसको बताते हैं यू से। किससे लिखते हैं दोस्तों? यू से। अब इस दूरी को क्या बताएंगे हम, धनात्मक बताएं या ऋणात्मक बताएं? तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस दूरी को मापेंगे कहां से। तो हम दूरी को मापेंगे हमेशा 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 कहां से मापेंगे? पोल से मापेंगे, दूरों से मापेंगे इस दूरी को। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना। इस दूरी को हमेशा हम क्या मानेंगे? दूरों से लेकर के इस साइड में ऐसे मापने चलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो u है ये क्या रहेगा हमारा, धनात्मक या ऋणात्मक है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी में ऐसा बताया गया था कि अवतल दर्पण के सामने की जो दूरियां होती है, अवतल दर्पण के सामने की दूरियां ऐसे, वो क्या आएगी? हमेशा क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। ठीक, और इसके पीछे की दूरियां क्या आएगी? धनात्मक आएगी। आएगा समझो दोस्तों। तो अगर इस साइड में हम ऐसे नापने चलेंगे ऐसे, तो दूरियां कैसी आएगी? ऋणात्मक आएगी। ठीक, और दर्पण से इस साइड में अगर जाएंगे तो कैसी आएगी? धनात्मक आएगी। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। दोस्तों हम जान लेते हैं, अगर हम बात करते हैं फोकस दूरी की, इसमें क्या बात करते हैं? फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी यहां तक मापने के लिए चलेंगे हम, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक जाएंगे इस साइड में, तो क्या आ जाएगी? फोकस दूरी इसके लिए क्या आ जाएगी? ऋणात्मक आ जाएगी। दूसरी बात दोस्तों हम देखते हैं कि अगर ये वाला प्रकाश इस साइड में आया, अगर कोई एक किरण और यहां डाल दे हम, ठीक, कोई एक किरण यहां डाल दे तो वो भी यहां से यहां मुड़ के आ जाएगी, तो प्रतिबिंब कहीं इस साइड में बनेगा। तो इसके लिए क्या आ जाएगी? ये दूरियां भी ऋणात्मक आ जाएगी। ये क्या है दोस्तों? प्रतिबिंब की दूरी। वी हमने जो लिखा है वो क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण क्या करेगा? ये दूरियां उससे कैसे मापते हैं? देखो दोस्तों, ये उत्तल दर्पण हमारा, और इधर से कोई प्रकाश आएगा। ठीक, तो हमने पहले कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या बताया है कि दर्पण के सामने की दूरियों को क्या मानेंगे? ऋणात्मक, और दर्पण के पीछे की दूरियों को क्या मानेंगे? धनात्मक है। तो इसमें ये वाला ध्रुव है, हम दूरी को हमेशा ध्रुव से मापते हैं। अगर हमारा वस्तु कहीं इस साइड में है, ठीक, अगर ये वाली दूरी हम मापने जाएंगे तो ये वाला u आएगा। ये कैसा आएगा? हमारा धनात्मक आएगा, क्योंकि दर्पण के इस साइड में बाईं ओर रहेगा। हम हमेशा कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण से जो वस्तु रखेंगे वो कैसे रखेंगे? बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, तो ये वाली दूरियां कैसी आई हमारी? सॉरी, क्या बताया हमने? ये दूरी आएगी हमारी नेगेटिव, ऋणात्मक आएगी। ठीक, हम दूरों से चलेंगे इस साइड में, तो ये दूरी कैसी आई? ऋणात्मक आई। ठीक, लेकिन अब हम क्या करेंगे? इसके लिए ये फोकस दूरी है, इसको मापने के लिए हम दूरों से चलेंगे यहां तक, ऐसे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तब ये क्या आएगी? ये कैसी आएगी? धनात्मक आएगी। तो इसके लिए फोकस दूरी कैसी आ गई? धनात्मक है। वक्रता त्रिज्या कैसी आ जाएगी? धनात्मक। ठीक, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस दर्पण में आभासी और पीछे बनेगा। ठीक है, तो उसकी जो दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी, वो भी कैसी आ जाएगी? धनात्मक दोस्तों। ठीक है, आगे हम और जानेंगे कि कौन से दर्पण से कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, वो सब जानेंगे। तब हम एक एक करके फिर से बताएंगे कि उसकी दूरी कितनी धनात्मक, कितनी ऋणात्मक, और कौन सा सूत्र लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि बातें समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारे लिए इसे कंफ्यूजन का काम हो गया कि याद कैसे रहेगा कि ये क्या है और कैसे इसको याद रखें, चिन्ह परिपाटी को याद कैसे रखें। तो हम ये तो जानते हैं कि ऊपर की तरफ जो दूरियां मापेंगे वो कैसी रहेगी? धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ दूरियां कैसी रहेगी? ऋणात्मक। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ ऊपर और नीचे इस लाइन के ऊपर जो होगा मुख्य अक्ष के ऊपर, वो कैसी रहेगी? धनात्मक। दोनों दर्पण के लिए सेम है, ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ है ऋणात्मक है। लेकिन इसके सामने ये वाली फोकस दूरी ऋणात्मक है, धनात्मक है। कौन से दर्पण की फोकस दूरी है वो? ऋणात्मक है या धनात्मक। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एक ट्रिक के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि जब हम प्रकाश की दिशा में चल करके अगर दूरी को मापेंगे, कैसे चलेंगे? अगर प्रकाश इधर जा रहा है, हम दूरों से मापने इस साइड में ही चल गए, ठीक है, तो ये क्या आएगी? धनात्मक है। लेकिन अगर इसकी उल्टी दिशा में गए तो क्या आएगी? ऋणात्मक है। दूरी हमेशा कहां से मापेंगे? दूरों से। ठीक है, तो हम प्रकाश इस साइड से आ रहा है, और अगर हम दूरों से दूरी मापने चलते टाइम हम इस साइड में चले, ठीक, तो कैसी आएगी? ऋणात्मक। और प्रकाश की दिशा में गए तो कैसी आएगी? धनात्मक। यहां से थोड़ा सा और समझ लेते हैं। प्रकाश कैसे आ रहा था दोस्तों? इस दिशा में आ रहा था। हम फोकस दूरी मापने के लिए कैसे चले? प्रकाश की उल्टी दिशा में। ठीक, तो कैसी आई? ये ऋणात्मक। कैसी आई? ऋणात्मक। ठीक, ऐसी वस्तु की दूरी, ये वाली वस्तु की दूरी है, यहां से दूरों से मापेंगे यहां तक आएंगे, तो ये वाली वस्तु की दूरी, तो ये भी मापने के लिए कैसे आई? उल्टी दिशा के अंदर, तो ये कैसी आई? ऋणात्मक है। यहां कहीं प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी भी
कैसी आ जाएगी, ऋणात्मक। वक्रता त्रिज्या अगर देखें तो यहां से ध्रुव से मापेंगे, इस साइड में चलेंगे, ये भी कैसी आएगी, ऋणात्मक। दोस्तों ऐसे ही अगर इस दर्पण की हम बात करें, उत्तल दर्पण की हम बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की हम बात करें, तो कैसा रहेगा, वस्तु इस साइड में तो प्रकाश ऐसे चलेगा, प्रकाश कहां से निकल के आता है, वस्तु से निकल के आएगा। अगर प्रकाश ऐसे आ रहा है, ठीक, तो अब हम ध्रुव से किधर जाएंगे, फोकस की ओर जाएंगे, तो ये वाली फोकस दूरी होगी हमारी। तो यहां तक तो प्रकाश की दिशा यही थी, बस सिर्फ दर्पण से टकराने से पहले पहले प्रकाश की बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये वाला प्रकाश आया, अब हम क्या करेंगे, ध्रुव से इस दूरी को मापने के लिए इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि फोकस दूरी इधर है, हमारा फोकस बिंदु इधर है, तो इस साइड में चले गए, तो ये कैसी आई, दिशा में चल रहे हैं ना, तो धनात्मक है, ठीक है। अब इसी के लिए वक्रता त्रिज्या भी इसी दिशा में जाएंगे, क्योंकि प्रकाश की दिशा ये है और इसी दिशा को देख करके आगे बढ़ रहे हैं हम। ये वाली क्यों वक्रता त्रिज्या हम मापने के लिए इधर चलेंगे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है ही इस साइड में, ठीक। तो ये कैसी आई, ये भी धनात्मक है। प्रतिबिंब इधर कहीं बनेगा, इसके अंदर छोटा बनेगा, ठीक है। तो उसको देखने के लिए भी इसके अंदर देखेंगे कि यहां से मापेंगे उसकी दूरी, तो क्या आएगी, वो भी धनात्मक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको सारी बातें समझ आई होगी कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कार्टेशियन परिपाटी कैसी होती है, ठीक है। और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, ये सारी परिभाषाएं आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारी परिभाषाएं 2 नंबर की पूछी जाती है दोस्तों, तो आपको याद रखनी चाहिए कि कौन सी परिभाषा में क्या होता है, उसको थोड़ा सा चित्र के थ्रू समझाइएगा आप, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ समझ नहीं आया हो आपको, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो कैसे देखते रहिएगा, लाइक करिएगा जरूर दोस्तों। वंचित मत रहना एक भी क्लास से, अगर आप एक भी क्लास मिस कर देते हो तो आपका कुछ न कुछ सिलेबस से छूट जाता है, जिससे सारी क्लासें आपको समझ में नहीं आती। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आए, एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। जय हिंद दोस्तों।